Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Defense platform powered by अभिमन्यु IAS. सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कैसे आप 60 दिन के अंदर अपना आपका जो CDS का जर्नी है, चाहे आप CDS के IMA के एस्पिरेंट हैं, OTA के एस्पिरेंट हैं, आप लोग कैसे इस प्रिपरेशन को और भी मजबूती से सॉल्व कर सकते हो। अगले आने वाले जो दिन है बहुत ही क्रूशल हैं आप सभी के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो मैं कवर करूंगा दोनों एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो CDS का IMA एस्पिरेंट है, OTA एस्पिरेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर आपके सामने आएगा रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद जितने भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे आगे SSB के लिए जाएंगे, अपेयर करेंगे। SSB में रिकमेंड होने के बाद आपका मेडिकल होगा, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल होता है, और फाइनली आपका जो है मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। देन आपके पास एक कॉल अप लेटर आ जाता है और फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। बहुत ही जल्दी प्रोसेस होता है एज इन कंपैरिजन टू अदर प्रोसेसेस ऑफ गेटिंग इनटू द फोर्सेस एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। ठीक है, देखो आपकी जो स्टेप है, जो पहला स्टेप है दैट इज रिटन क्वालिफिकेशन। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत सारे बच्चों का ड्रीम ही रह जाता है और ये देखा भी जाता है। लगभग 5 से 6 लाख बच्चा जो होता है वो इस एग्जाम के लिए बैठता है, और बहुत ही कम बच्चा जो होता है, हजारों की संख्या में बच्चा जो होता है वो लाखों में हजार रह जाता है। 3 से 4-5 हजार जो बच्चा होता है, 5 के स्टूडेंट जो है अल्टीमेटली SSB के लिए अपेयर होता है और आगे जाके रिकमेंड होना, उसके बाद मेडिकल होना, उसके बाद मेरिट होना बहुत ही कम बच्चों का जो होता है, जैसे कहते हैं एफर्ट और लक दोनों काम करता है, तब जाके ये सब चीज़ें होती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि इस लेवल की मेहनत जो है वो ज़रूरत है SSB मतलब CDS के अंदर क्वालिफाई करने की। सो आपका पहला ही स्टेज रिटन है, और रिटन में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ, जितने भी OTA वाले एस्पिरेंट्स हैं, OTA एस्पिरेंट्स वालों को 2 सब्जेक्ट देने हैं, पेपर देना है उस दिन, और उसमें है अपना इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। तो आपको इंग्लिश अपेयर करना है, जनरल नॉलेज अपेयर करना है। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, 4 घंटे आपने पेपर लिखना है और 200 मार्क्स का ये सारा का सारा पेपर होगा। ठीक है, सो OTA एस्पिरेंट्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, IMA के लिए अलग स्ट्रैटेजी है। पूरी वीडियो को देखना आप ध्यान से कि कैसे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग IMA एस्पिरेंट्स की बात करें या एयरफोर्स या इंडियन नेवल एकेडमी वाले एस्पिरेंट्स होंगे, तो उनके लिए बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, GK एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश हो गया, GK हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। आई होप वीडियो में बहुत ब्राइटनेस होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे उस दिन। 6 घंटे का एग्जाम लिखना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का 2-2 घंटे का टाइम पीरियड होगा। तो उस हिसाब से IMA के जो स्टूडेंट्स हैं उस हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट इज, सो इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास, अगर IMA के एस्पिरेंट हैं तो ऑब्वियसली 3 सेक्शंस होंगे, OTA के हैं तो 2 सेक्शंस होंगे। तो देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैं आपको इंग्लिश की एक फटाफट सीक्रेट स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। मैंने खुद 6 बार CDS क्वालिफाई किया है। मैंने IMA के थ्रू नहीं किया, मैंने OTA किया था, बिकॉज आई हैव अ बेटर ग्रिप ओवर द जनरल स्टडीज, उसके ऊपर मेरे को ज़्यादा कमांड था। तो इसीलिए मैं मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाता था, इसीलिए मैंने OTA ही क्लियर किया, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, 6 बार क्वालिफाई किया है, तो इंग्लिश के लिए मेरी एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी। सिंपल स्ट्रैटेजी क्या, मैंने लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए थे, उसकी किताब मिल जाती है मार्केट के अंदर। सो 10 ईयर्स का मैंने PYQ ले लिया था, 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले ली थी मैंने, और उसके अंदर मैंने एक एक सवाल को तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दिया, हर सवाल को तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दिया। प्लस मैं क्या करता था, ये मेरी स्ट्रैटेजी पता है कब हुई, ये मेरे स्ट्रैटेजी मैंने इनिशिएट की आफ्टर 3rd अटेम्प्ट, मतलब 3rd अटेम्प्ट के अंदर मैंने इस तरीके का स्ट्रैटेजी लगाया था। पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने वही जो एक किताबें जो मिल जाती हैं मार्केट के अंदर, थोड़े बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लिए या XYZ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन देन अल्टीमेटली मैं इस चीज़ के ऊपर लैंड किया, दैट इज
10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एक एक तरीके से सॉल्व करना। साथ ही साथ मैंने क्या किया, अपनी वोकैबुलरी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं डेली जो है हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, उस टाइम पे मैं इंडियन एक्सप्रेस का जो वोकैबुलरी सेक्शन उसमें भी जो एडिटोरियल्स पे जो वोकैबुलरी आती थी उसको मैं एकदम अपनी किताब के अंदर, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेता था। ठीक है, सो वोकैबुलरी मैं इंडियन एक्सप्रेस से नोट डाउन करता था। बट आपको जो अच्छा लगता है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो आपको अच्छा लगता है आप वहां से नोट डाउन कीजिए। आपका इंग्लिश में आप गुड एवरेज से ज्यादा ही स्कोर करोगे, एवरेज से ही ज्यादा स्कोर करोगे, दैट इज गुड। तो आप कम टाइम के अंदर, 60 दिन बहुत होते हैं, आप एवरेज से गुड की कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आप गुड हो तो गुड से एक्सीलेंट, वेरी गुड की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, जस्ट बाय फॉलोइंग दीज टू थिंग्स, अंडरस्टैंड। चलो, तो इंग्लिश सेक्शन तो मैं इतना ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए काम किया, आपके लिए भी काम करेगा अगर आप इसको तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। देखो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात जहां तक होती है तो आप बेसिक देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप वीडियोस बन जाती हैं या ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे गए, इससे सवाल कम पूछे गए, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप पिछले 5 साल के, लास्ट 5 ईयर के आप पेपर्स देखोगे, किसके, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स CDS के, so you will find that each and every topic is relevant, every topic is relevant। कहीं ना कहीं एक एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। आप अल्टीमेटली जब पूरा निकालोगे ना एनालिसिस, तो आपको दिखेगा वो सारे के सारे 15 टॉपिक जो हैं आपके उन 5 एग्जाम के अंदर, 5 सालों के अंदर आए हुए हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि क्या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, मोस्ट प्रायोरिटी वाला एरिया, मोस्ट एंड लीस्ट। ठीक है, अगर तो आप एस्पिरेंट वो हैं जिसको मेरिट के अंदर आना है, जिसको जो चाहता है कि मेरे पास हर स्टेप में मैं बेस्ट परफॉर्म करूं, तब तो आप क्या ये प्रायोरिटी वगैरह लीस्ट मोस्ट में नहीं इन्वॉल्व रहोगे, आप हर टॉपिक को तरीके से सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि चलो मेरे पास टाइम कम है और थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, मेरे को थोड़ा मैथ मेरा कच्चा भी है और मुझे जाना भी IIMA के अंदर है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी मोस्ट एंड लीस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। समझ आ गया, जहां पे सबसे पहले टाइम अलाउ करता है तो सबसे पहले मोस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स आप बहुत तरीके से देखो, सॉल्व करो, रिवाइज करो। स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आगे जाके कैसे 60 दिन में और तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, और फिर उसके बाद जो लीस्ट वाला रहता है उसको बाकी बचे हुए टाइम के अंदर सॉल्व करो। लेकिन छोड़ने वाली स्ट्रैटेजी गलत होती है, इस तरीके से काम नहीं चल सकता। इसके अलावा जो जीके है, जनरल नॉलेज है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा बुक लिस्ट भी, और तरीके से जो जो चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी भी होंगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये सारे सब्जेक्ट है जीके के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, डिफेंस, स्टैटिक जीके, साइंस, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीजें हम लोग आगे के उसमें डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब देखिए जो जनरल नॉलेज है, ऑब्वियसली आपके लिए एग्जाम के लिए बच्चे जो होते हैं जनरली CDS IIMA वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका मैथ स्ट्रांग होता है, वो जीके में ज़्यादा एक्सेल करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ट्रस्ट मी, आपको ये जीके जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये डेफिनेटली आपको कहीं और ज़रूर हेल्प करेगी, इस एग्जाम में तो करेगी। मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ फटाफट कि क्या क्या आपने हिस्ट्री के अंदर इन 60 दिन के अंदर पढ़ लेना है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो गलती है, लेकिन टाइम है तो पढ़ सकते हो ज़रूर। हिस्ट्री में मैं बता देता हूँ क्या पढ़ना है। आपने सिर्फ सिंपल आज के टाइम पे हिस्ट्री में क्या पूछा जा रहा है, हिस्ट्री में पूछा जा रहा है थीम्स से सवाल। क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ थीम्स, NCERT से सवाल पूछा जा रहा है, कोई फालतू में और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थीम्स से थीम्स कर रखी हैं, ठीक है, कौन सी थीम्स, फर्स्ट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये है थीम्स जो कि +2 की है, +2 NCERT की। ठीक है, सो +2 NCERT की थीम्स आपने कर रखी है, बहुत बढ़िया, आपकी हिस्ट्री जो है वो हो चुकी है। बट अगर आपने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत, अगर आप लूसेंट जीके पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। लूसेंट जीके पढ़ लेंगे बहुत बढ़िया। आपको कोई भी ये राजीव वेयर की स्पेक्ट्रम रिकमेंड करता है तो वो चीज को आप
देखना बंद कर दो जो बोल रहा है कि सीडीएस के लिए आपको राजीव भैया स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी, बल्कि सिविल सर्विसेज में भी आजकल इस किताब को ज्यादा बोला नहीं जाता, तो सीडीएस तो तब भी अलग चीज है, राइट। तो ये फालतू चीजें हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी थीम्स 1, 2, 3 पढ़ो और साथ ही साथ लूसेंट जीके पढ़ लो, ठीक है। ये 2 चीजें आपने पढ़नी है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना अगले 60 दिन के लिए, अंडरस्टैंड। और अगर थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार मेरे को ना थोड़ा और पढ़ने की ख्वाहिश है मेरी, तो फिर भी स्पेक्ट्रम मत पढ़ना, फिर क्या पढ़ना है आपने 8th की किताब पढ़ लेनी है, आपने 9th की किताब के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ लेने और 10th के स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। तो आपका वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री में आपने 100 आउट ऑफ 100 करा स्कोर, तो वो होगा, सच में होगा, ठीक है। तो बट इस स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम या फिर पुरानी एनसीईआरटी जैसे बिपिन चंद्रा बोल दिया या कोई और किताब बोल दी, ठीक है, सतीश चंद्रा बोल दिया, नहीं भैया वो सब मत पढ़ना, आपका नुकसान हो जाएगा। आपको अगले साल दोबारा पेपर वही देना पड़ेगा जो इस साल गलत किताबें पढ़ के देने वाले होंगे, ठीक है। तो एक क्रक्स में मैं आपको बताता हूं, हिस्ट्री के लिए थीम्स 1, 2, 3 पढ़ना है और लूसेंट जीके पढ़ना है। थोड़ा सा एडवेंचर करने का मन करेगा तो 8, 9, 10 का कुछ स्पेसिफिक चैप्टर वाली एनसीईआरटी पढ़ लेना, इसके आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ज्योग्राफी की बात करता हूं मैं। ज्योग्राफी में कुछ नहीं, बस आपने +1 एंड +2 की ये 2 किताबें और ये 2 किताबें, दैट्स इट। +1, +2 की ये 2 किताबें पढ़नी है। ये 2 किताबें और ये 2 किताबें, 4 किताबें भी पढ़ना बहुत बड़ी चीज है स्टूडेंट्स के लिए। 4 बुक्स आर रिक्वायर्ड टू गेन मैक्सिमम इन ज्योग्राफी सेक्शन, आई कैन गारंटी यू, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, 6 से लेके 10 तक की बुक्स मैंने इसीलिए लिखी है ताकि आपको ये ना हो कि इनसफिशिएंट ये लगे कि अरे 6 से 10वीं तक इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट है। मोस्ट कौन सी है? ये वाली 11th और 12th की एनसीईआरटी। पहले आपने क्या करना है, पहले सिर्फ और सिर्फ ये एनसीईआरटी जो है उसको ध्यान में रख लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट प्रायोरिटी वाली, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका ये वाली, और इसके बाद जीसी लियोंग होगा, टाइम तो देख लेना। और मैप्स आपने कौन से करने हैं, ये बड़ा सवाल आ जाता है। देखो मैप्स करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ जो करंट इवेंट्स वाले होते हैं ना, मैप्स करंट अफेयर्स वाले, ठीक है, वो आपने ध्यान देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है आर्मेनिया का क्राइसिस चल रहा है, आपको पता है कि अफगानिस्तान का इशू चल रहा है, ठीक है, आपको ये पता चल रहा है कि पनामा रीजन में कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने में आती है, वो सारा मैप के अंदर देख लो। आपका काम मैपिंग का इधर ही खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? ज्योग्राफी को फटाफट क्रक्स में मैं बता दूं, 11th 12th की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा पहले है, 60 दिन के अंदर इसी को 10 बार रिवाइज कर लो, रादर देन 10वीं की एनसीईआरटी देखना या जीसी लियोंग देखना, वो मत करो। पहले इसी को 4 बार रिवाइज कर लो, 11th और 12th की एनसीईआरटी। मैप्स की बात है, मैप्स आप जो है करंट इवेंट से बेसिस मैप्स करो, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा पॉलिटी, अच्छा स्ट्रैटेजी आप बोलोगे कि 60 दिन में हर 10 दिन का स्ट्रैटेजी बताएंगे सर, 20 दिन का बताएंगे, कितने घंटे पढ़ना है, देखो वो भी मैं बताने वाला हूँ, आखिर में बताऊंगा। लेकिन पता है क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना एक सोल्जर के पास, वो होता है उसका हथियार। अगर हथियार उसके पास अच्छा है ना, बीच में रुकने वाला नहीं है, या तो उसको सोल्जर को खुद पता होता है कि कब उसने हथियार को यूज करना है, ठीक है, उसको खुद पता होता है। तो आपको मैं थोड़ी ना बताऊंगा कि हथियार आपने कब यूज करना है, 4 घंटे यूज करना है, 2 घंटे यूज करना है, 5 घंटे यूज करना है। अगर आप फौज में जाएंगे, आपको वो खुद दिमाग लगाना है कि मेरा हथियार कब सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, मैं हथियार के साथ कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूं। लेकिन हथियार आपके पास सही होना चाहिए, है कि नहीं, फौजी के पास। वैसे ही आप भी फौजी हैं, आपके सामने भी हथियार आपकी किताबें हैं। सो ये जो किताबें हैं ये सही हो जाएंगी तो आपका खुद का खुद पता लग जाएगा कहां पे मेरे को हिट करना है, कहां पे नहीं करना। ये हथियार आपके गलत होते हैं, इस वजह से आपका जो निशाना है वो भी गलत लगता है, ठीक है। सो देखो पॉलिटी की बात है, पॉलिटी में आपने क्या करना है। देखो कोई एस्पिरेंट है जो सिर्फ सीडीएस की बात करता है कि मुझे सिर्फ सीडीएस पढ़ना है, मुझे सिर्फ फौज में जाना है, बहुत बढ़िया, मैं आपके लिए ताली बजा सकता हूं। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलना, पढ़ाई करनी है तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना, सही हथियार के साथ करना, है ना। तो सही हथियार क्या है? पॉलिटी सेक्शन में लक्ष्मीकांत।
लक्ष्मीकांत लेंदी बुक है, बड़ी बुक है, सिविल सर्विसेज इसमें लिखा हुआ है, स्टेट सिविल और सिविल सर्विसेज, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, CDS, NDA, CAPF सब में ये लक्ष्मीकांत पूछी जाती है, की जाती है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर आगे आपने ये पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ी तो थोड़े थोड़े इसके चैप्टर्स जो हैं मैं बता दूंगा, 12 चैप्टर से, केवल 12 चैप्टर, और कहीं से आपने पॉलिटी पढ़ी है बहुत बढ़िया, कोई नोट से पढ़ी है बहुत बढ़िया, वो पढ़ लो, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना। लेकिन लक्ष्मीकांत के कुछ 12 चैप्टर्स हैं वो आपने जरूर पढ़ने हैं, वो 12 चैप्टर्स जो हैं वो आपने पढ़ने जरूर हैं, जैसे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद प्रेसिडेंट, गवर्नर, उसके बाद आपने सेंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी हो गया, उसके बाद जो आपका ये हो गया पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एंड नेक्स्ट इज वो जो स्पेशल प्रोविजन होती है 371 के तहत, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये 10-12 चैप्टर मैंने तो अभी नाम ही गिना दिए, तो ये जरूर पढ़ना। कहाँ से? लक्ष्मीकांत से। बाकी अगर आपने नोट्स वोट्स पढ़े होंगे अपने CDS के लिए तो आप उसी को ही स्टिक रहिएगा, बट ये किताब से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल पढ़ ही लेना। इसके अलावा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इससे एक आधा सवाल आता है, बट अगर टाइम अभी आपके लिए ये किताब पढ़ने का टाइम है नहीं, इंटरेस्ट होगा तो आगे जाके पढ़ लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूंगा, पॉलिटी का एक सजेशन दिया लक्ष्मीकांत, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आपने केवल और केवल मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। कहाँ की पढ़नी है? क्लास 12th में आपको ये दोनों किताबें मिलेंगी, 12th क्लास की NCERT में ये दोनों किताबें मिलेंगी, समझ आ गया? तो यहाँ से आपने मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, क्लियर हो गया? इसके अलावा कोई किताब नहीं देखनी, इसके अलावा कुछ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखनी है। और साथ ही साथ हाँ, इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं, दैट इज सेंसस। सेंसस और जो अपना बजट और इकोनॉमिक सर्वे होता है, ठीक है, सेंसस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, 5 ईयर प्लान्स भी मैं इंक्लूड करूंगा। देखो अब मेरा वैसे तो मन तो बहुत है कि मैं बहुत स्पेसिफिक रहूं, लेकिन इकोनॉमिक्स में ना क्या रहता है, इकोनॉमिक्स में आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूछा तो आपके एग्जाम के लिए लेवल 2 का होगा, जैसे पूछा जाएगा बजट में सवाल, ठीक है, बजट से सवाल पूछा जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जाएगा, और प्लानिंग से भी पूछा जाएगा, और सेंसस से भी पूछा जाएगा। लेकिन ये जो सवाल है ये सवाल के लेवल होंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो लेवल 1 है, जो लेवल 1 होगा वो होगा NDA वाला। कौन सा? NDA वाला। लेवल 2 जो होगा दैट वुड बी CDS वाला, और लेवल 3 होगा CAPF वाला, ठीक है। अब सब्जेक्ट मटेरियल सेम है बट लेवल में, क्वेश्चन फ्रेमिंग में डिफरेंसेस होंगे। तो मैं ये कहूंगा आपको, इकोनॉमिक्स में NCERT मैक्रो माइक्रो दोनों पढ़ लेना, बजट ऊपर ऊपर से पढ़ना है, लेवल 2 वाले सवाल देख लेने हैं, इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही ऊपर से देखना है, 5 ईयर प्लान तो चलो सिंपल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, सेंसस भी ऊपर ऊपर से मतलब सेंसस ऊपर से नहीं पढ़ना, सेंसर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा इतना ये नहीं देखना कि हाँ ये इस तरीके से, ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना, लेकिन हाँ थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेना इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट्स के अंदर। उसके बाद अल्टीमेटली योर जनरल साइंस, ट्रस्ट मी, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सबकी इक्वल वेटेज है। इस पार्ट को ना आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज होती है जनरल स्टडीज के अंदर, जीके के अंदर, जीएस सबसे ज्यादा, जनरल साइंस जो है सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब कैसे आपने पढ़ना है इसको, आपने पढ़ा भी होगा। पहले तो सबसे पहले मोस्ट प्रायोरिटी वाला है, मोस्ट प्रायोरिटी वाला क्या है? 9, 10th, ठीक है, 9, 10th इज द मोस्ट प्रायोरिटी वाला सेक्शन, राइट। 6, 7, 8 मन करेगा कर लेना, नहीं करना तो मत करना, ठीक है। तो यही से आपकी साइंस कवर हो सकती है 9th और 10th की। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर आपने थोड़ा सा एडवेंचर करना है तो एडवेंचर इसमें मत करना कि 6ठी, 7वीं, 8वीं पढ़ लेता हूं, अरे बच्चों वाली चीज है। आपने एडवेंचर करना होगा तो आपने करना है +1 और +2 के बुक्स के साथ, क्योंकि आप
जितने भी स्टूडेंट्स हैं आजकल हर कोई बच्चा जो है साइंस वगैरह रख लेता है, नॉन मेडिकल नॉन मेडिकल रखता है। तो +1 +2 में क्या क्या चैप्टर्स हैं वो मैंने सेग्रीगेट कर दिए। इसको आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख लीजिएगा। इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक के अंदर, ठीक है। और +1 +2 की साइंस में ये बायो है, बायो के अंदर ह्यूमन हेल्थ, डिजीज, स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये बायोटेक्नोलॉजी, इसको मत पढ़ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, इन्वायरमेंट आपका CDS के अंदर इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये आपका क्लास 12th की बायोलॉजी है, उसका लास्ट जो यूनिट है वो ये यूनिट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 11th क्लास की बायो का ये सब पैटर्न है जो मिलेगा आपको। केमिस्ट्री में ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मिल सकते हैं, आप पढ़ सकते हो। 12th क्लास की NCERT है, उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं जो पढ़ सकते हो। और फिजिक्स में ये है चैप्टर जो आप पढ़ सकते हो। अब आप बोलोगे ये सारे चैप्टर हैं, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, कितना पढ़ें? देखो, ये है सेकेंडरी। ये क्या है? सेकेंडरी। जो बच्चे का 9th 10th हो चुका है, आगे जाके वो थोड़ा सा चाहता है कि मैं थोड़ा एक्सपैंड करूं, तो एक्सपैंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप 8वीं 7वीं 6ठी कक्षा की पढ़ाई करें। आप करें तो आगे की करें, मतलब 11th 12th की करें, अगर करना चाहते हैं तो, टाइम है तो। फेवरेबल क्या होगा, कर लीजिए, बट अगले 60 दिन के अंदर मत कीजिए अगर आपने 9th 10th अच्छे से रिवाइज नहीं किए। अगर कर लिए, बहुत अच्छे से किए, तो बिल्कुल आप इसको आगे अपना एक्सपैंड कर सकते हो, होराइजन, ठीक है। नाउ एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया, वही बायोलॉजी के पार्ट्स हैं। अब करंट अफेयर की बात मैं बता देता हूँ। देखो, करंट अफेयर में सीधा सा पॉइंट ये है कि लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स जो हैं 6 मंथ्स के, कोई 1 साल नहीं पढ़ना, कोई 8 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, आपने केवल 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। वो भी कैसे करंट अफेयर्स? 1 लाइनर पढ़ने हैं। जैसे 1 लाइनर, किसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, किसने दुरांत कप जीता, किसने कौन सी जापान एक्सरसाइज, जहिंद नहीं काजिंद है ना, एक एक्सरसाइज है रिसेंटली कंडक्ट हुई है, काजिंद, ये कजाकिस्तान इंडिया के बीच में हुई है। ये एक्सरसाइज कब हुई, कहाँ पे हुई, लास्ट एडिशन कहाँ पे था, ये थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। डिफेंस से रिलेटेड याद रख लेना, ये सारी चीजें हैं, सिर्फ इतना ही देखना है, राइट। अब डिफेंस की बात कर देता हूं मैं। डिफेंस में हमारे पास करंट पार्ट आता है और स्टैटिक पार्ट आता है। मैं आपको बोलूंगा जो स्टैटिक पार्ट है वो कहां से करोगे आप। जैसे स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक जीके, डिफेंस की बात करें, रैंक्स की जो विंग कमांडर होता है इक्वलेंट टू विच रैंक इन इंडियन आर्मी, ऐसा होता है। ब्रिगेडियर इज इक्वलेंट टू विच रैंक इन दिस नेवी का कौन सा रैंक होता है उसमें। हेडक्वार्टर्स, CAPF, डिफेंस इंस्टीट्यूट्स, ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, या रैंक्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, या आप लूसेंट की किताब में आपको जो स्टैटिक जो डिफेंस वाला सेक्शन होगा वहाँ पे ये सारे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफेंस वाला एरिया है, जो करंट वाला एरिया है, वो आप कहाँ से मिलेगा? करंट वाला एरिया आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। करंट वाला एरिया करंट अफेयर से मिलेगा। जैसे रिसेंटली बायलैटरल मीटिंग हुई है डिफेंस मिनिस्टर्स की, किसके साथ? जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर्स की बायलैटरल मीटिंग हुई है। इंडिया ने साइन किया है किसके साथ? पैक्ट, US के साथ पैक्ट कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है ना। तो ये सारी चीजें आपके करंट में कवर हो चुकी हैं। 6 महीने के करंट अफेयर को पढ़ लेना, आपका डिफेंस करंट क्लियर। स्टैटिक में थोड़ा सा लूसेंट का पढ़ लेना, आपका ये भी खत्म, ठीक है। चलो, अब मैं आपको फटाफट, मैंने आपको सारा वेपन बता दिया। देखो, अब काम आपका 99% हो चुका है, अब सिर्फ 1% का काम रह चुका है, ठीक है। आपके पास वेपन आ चुका है, ठीक है। वो वेपन बहुत तगड़े वाला वेपन है, अगर शिद्दत से करोगे गोली सीधा दुश्मन के सीने में लगेगी, आगे वो पानी भी नहीं मांग पाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या चीजें हैं। देखो, यहां पे ना, यहां पे आपके पास 2 कैंडिडेट्स होंगे, एक होगा IMA वाला कैंडिडेट और एक होगा OTA वाला, ठीक है। अब पढ़ना आपने वही है 7 से 8 घंटे का। देखो, अब ये जो है ये डिपेंड करता है, कोई बच्चा 7 से 8 पढ़ना चाहता है, कोई 10 से 12 और कोई 4 से 5, ठीक है। बट मेरे हिसाब से 7 से 8 पढ़ना जरूरी है अगर एग्जाम क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट में आना है, ठीक है। अब देखिए, IMA के हिसाब से देखें
तो यहाँ पे आपने, आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, वहां पे 2 सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है। आपने फाइंड आउट करना है स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया। ओटीए में 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट के अंदर आप क्या करोगे, आप फाइंड आउट करोगे स्ट्रॉन्ग एरिया एंड स्ट्रॉन्ग एरिया। इसका मतलब मैं समझा देता हूं, ठीक है। अब देखो, आईएमए के अंदर 3 सब्जेक्ट में आपने आइडेंटिफाई करना है स्ट्रॉन्ग एरिया। मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग एरिया जो मेजरली आईएमए स्टूडेंट्स का होगा वो होगा मैथमेटिक्स, ठीक है। कौन सा होगा, वो होगा मैथमेटिक्स, ठीक है, वो मैथ्स होगा। और ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो वीक एरिया होगा वो होगा जीके। और मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि इंग्लिश कैसे आपने सॉल्व करना है। तो मेजरली स्टूडेंट्स का जो थर्ड पार्ट होगा दैट इज इंग्लिश, जो आपका मीडियम होगा, राइट, करेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये 7 से 8 घंटे जो होंगे आपके पास, आप क्या करोगे, ये जो स्ट्रॉन्ग एरिया है इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बना लोगे। क्या कर लोगे, स्ट्रॉन्ग एरिया को स्ट्रॉन्गेस्ट। कैसे, 3 घंटा इसको मिनिमम देने वाले हो आप नेक्स्ट 6 दिन के 60 दिन के अंदर। और ये जो जीके है ना, इसको मैंने आपको बताया, इसको मैंने ये बता दिया, देखो ये ग्रे एरिया है, ये पूरा सब्जेक्ट ही ग्रे एरिया है। क्यों, क्योंकि आईएमए का जो स्टूडेंट होता है उसने मैथ पढ़ा होता है, अंग्रेजी में भी ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है, तो उसने जीके में थोड़ा कम स्कोर लाने पॉसिबिलिटी होती है इसकी। आपने जीके को, और आपका वीक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग के अंदर तब्दील कर सकते हो नेक्स्ट 60 दिन के अंदर। कैसे, मैंने आपको जीके का ही मेजरली पोर्शन बताया कि ये एरियाज में ये पढ़ना है, ठीक है। अगर वो तक भी पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं आप स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया जीके हो जाएगा। अब कैसे, तो यहां पर भी आपने 3 घंटा डेली इसको देना है। अब बचा कितना, 1 डेढ़ 2 घंटा आपके हिसाब से, क्योंकि ये डूएबल है, ये डूएबल है। अगर कोई बच्चा मानता है कि मैं 24 घंटा है, मैं 24 घंटे और आई एम टोटली मेकिंग, आई एम टोटली इनटू द एनडीए सीडीएस प्रिपरेशन, तो वो 24 घंटे में 8 घंटे 6 घंटे भी पढ़ाई को डेली दे देना, 24 घंटे में 8-6 घंटे भी डेली दे दे, तो बाकी घंटे चाहे वो जो मर्जी करे, तब भी उसका सीडीएस क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा, 6 घंटे या 8 घंटे। तो यहाँ पे बाकी बच गया 1 आधा 1.5 घंटा। 1 आधा 1.5 घंटा क्या करेंगे आप, अंग्रेजी सॉल्व करेंगे। अंग्रेजी आपकी वो स्ट्रैटेजी जो मैंने बोली, पीवाईक्यू वोकैबुलरी, अगर वो फॉलो करके आप एवरेज हैं तो गुड हो जाएंगे, गुड हैं तो वेरी गुड हो जाएंगे। तो आपके इंग्लिश में गुड मार्क्स आ गए, आपके मैथमेटिक्स में आपके वेरी गुड मार्क्स आ गए, आपके जीके के अंदर एवरेज मार्क्स आ गए। आपको कोई मेरिट से पीछे कर नहीं सकता, मेरिट के अंदर आ जाओगे अगर रिकमेंड हो जाओगे, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है इसकी। मैंने 10 दिन में ये पढ़ लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आया है यहाँ से पढ़, यार वो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचोगे कि आपके पास ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन करने जा रहे हो आप, ठीक है, आपके पास हथियार जो है आपके पास हो गया, तो आप ऑपरेशन तो खुद ही अंजाम दोगे ना, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पता है हथियार के बारे में कि यह हथियार रात को काम करेगा सही से या दिन में काम करेगा, राइट। आपको मैंने हथियार बता दिया। अब मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूं, क्योंकि जैसे आपने भी सुना होगा फौज के अंदर जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, वो कभी भी आपको डिटेल्ड प्लानिंग नहीं बताते। दे ऑलवेज टेल यू कि हाँ उधर जाना है, वो पर्टिकुलर एरिया है, वो हिल टॉप है, वहां से इधर ये सारे एरिया से उधर जा सकते हो और आपके पास ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन होगा, बस। बाकी सब क्या करना है, बाकी सब तो आपको करना है। वो ग्राउंड लेवल पे प्लानिंग आपकी होगी, वो कोई और करने की कोशिश कर रहा है आपके लिए तो वो गलत कर रहे हैं। समझ के देखिएगा, ये अपनी रियल लाइफ से एग्जाम्पल को सेट करके देखो, तब चीजें समझ आ जाएंगी। ये है ओवरऑल पिक्चर। अब यहां पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके पास कितना टाइम होगा, आपके पास 7 से 8 घंटा आप लगा के चलिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां पे दोनों स्ट्रॉन्ग मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि आपको दोनों में स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। देयर इज नो थोड़ा सा होता है ना कि हाँ साइड से निकल गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपका मैथमेटिक्स होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, वीक थोड़ा सा है, इसमें एवरेज कर लिया, इसमें गुड कर लिया, तो आपका काम बन गया। यहाँ पे दोनों में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। दोनों में मतलब ये स्ट्रॉन्ग आपका जीके होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ओटीए वाला बच्चा जीके में ज्यादा एफर्ट लगा रहा होगा, और इंग्लिश में
भी आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, देर इज नो इफ एंड बट, अंडरस्टैंड। तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज, आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कम से कम 3 घंटे दीजिए और यहाँ पे आप 3 घंटे दीजिए, और जितना भी बाकी टाइम होता है बचता है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप एक्स्ट्रा जो है टाइम दे दो अपने इंग्लिश के लिए या जीके के लिए, जिसमें आपको लगता है कि मेरा इसमें और काम खराब है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा टाइम दो, मतलब 3 घंटा दे दिए, इसमें 4-5 घंटे दे दो, ये स्कोरिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चलो, हमने इतना सब पढ़ लिया। इसके अलावा अब आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको बढ़िया सी चीज बता देता हूँ। ये सब चीजें हैं, 60 दिन का प्लान आपको खुद ही पता चल रहा होगा, ऐसे ऐसे मुझे चलना है। मैं आपको एक लास्ट चीज बताता हूँ, वो ये है कि आपने क्या करना है कि देखो, अब आप काफी टाइम से पढ़ रहे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच में डिमोटिवेशन हो जाती है, बीच में मन नहीं करता पढ़ने का। आपने क्या करना है, देखो कोई भी चैप्टर है, ये तीनों उसके लिए काम करेगा। कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उस चैप्टर को आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड। और ये जो एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने उसी चैप्टर से रिलेटेड, मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले इन एमसीक्यूज की कैटेगरी के अंदर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। आपको हर उसका जो आपके पास सब्जेक्ट है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाता है। मैं 6 बजे क्लास लेता हूँ हर दिन लाइव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके के, तो आप वो चीज जो है डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको करवाता हूँ, ठीक है। 6 बजे लाइव लेता हूँ अभी पीडीएफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप डेली इसको आप इस फॉर्म में चल सकते हो। और हर संडे को ना क्या करोगे आप, संडे को आप मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। सो ये जो मॉक टेस्ट आप देंगे तो ऑब्वियसली आपका जो मोमेंटम है वो बनता रहेगा अल्टीमेटली। तो तरीका यही है, अपना हर कोई चैप्टर को जब भी पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एमसीक्यूज देखो, एमसीक्यूज के फॉर्म में भी पीवाईक्यूज होने चाहिए, और हर संडे को मॉक टेस्ट दो। अगर ओटीए वाला है तो उसको 4 घंटे का मॉक टेस्ट देना है, आईएमए वाला है 6 घंटे का मॉक टेस्ट देना है हर संडे को। ज़्यादा से ज़्यादा 6, 8, 10 वीक्स रह गए तो आप उसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो मॉक टेस्ट के अंदर भी। सो हमारा जो है, हमारा कोर्स है सीडीएस के ऊपर, ओटीए आईएमए दोनों के लिए है। 50% डिस्काउंट चल रहा है, सुपर 50 आप जब कूपन कोड लगाओगे, कैपिटल्स में सुपर है SUPER और 50, तो आपको डेफिनेटली 50% का डिस्काउंट मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज, कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर के थ्रू। और थर्ड इज, वी हैव द टेस्ट सीरीज ऑल्सो फॉर सीडीएस स्टूडेंट्स के लिए, तो सीडीएस स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के थ्रू भी अपना एसेस कर सकता है। ऑल इंडिया रैंकिंग है, ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। मैंने आपको वो चीज बताई है जो सबसे बेस्ट हो सकती है, प्रैक्टिकल, रियल टाइम बेस्ड हो सकती है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड डू लेट मी नो आगे आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।